Hello and welcome back to my YouTube channel. So as you already know that in the previous lectures we started with the topic of alternating currents and today is the last lecture on this topic. ठीक है. So in the previous lecture we were able to complete the topic up to the RLC circuits. हमने RLC circuits तक इस topic को cover कर लिया था. ठीक है. So what we're gonna do today is we're gonna start the topic of impedance triangle और वहां से होते हुए हम इसके लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे एंड विद दैट वी विल बी एबल टू कंप्लीट द टॉपिक ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स. ठीक है. कल हम इसके एमसीक्यूज को फॉलो करेंगे एंड वी विल सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन और किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है. ऑन दैट नोट विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक. जो आज हम फर्स्ट टॉपिक आपको करने वाले हैं, द फर्स्ट टॉपिक जो आज हम करने वाले हैं दैट इज द टॉपिक ऑफ योर इंपेडेंस ट्रायंगल. हम क्या कवर करने वाले हैं? पहला टॉपिक द टॉपिक ऑफ इंपेडेंस ट्रायंगल. ठीक है. नाउ एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपेडेंस. ठीक है. इंपेडेंस को हम क्या कर सकें? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपेडेंस. तो हमें पता है कि इंपेडेंस क्या होती है. इंपेडेंस इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन एन आरएलसी सर्किट. ठीक है. सो वी ऑलरेडी नो दैट इंपेडेंस क्या होती है. इंपेडेंस इज द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस. ये बात हमें पहले से पता है. द इंपेडेंस इज नथिंग बट द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एन आरएलसी सर्किट. ये बात हमें पहले से पता है. ठीक है. फर्दर वी आर आल्सो अवेयर ऑफ अ टर्म. हमें एक बात और भी पता है. वी आर आल्सो अवेयर ऑफ अ टर्म नोन एज रिएक्टेंस. हमें एक बात और भी पता है. एक और टर्म के बारे में हमें नॉलेज पहले से है एंड द नेम ऑफ दैट टर्म इज रिएक्टेंस. और हमें ये पता है रिएक्टेंस इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस which originates due to the opposing EMF that is induced in the circuit. ठीक है. हमें ये बात पता है कि हमें एक बात और पता है that means the name that is the reactance. Reactance is the nothing but the resistance. It is nothing but the resistance that is offered, that is actually not offered, that arises in a circuit, that arises on account of opposing EMF induced in a circuit due to change in current. ठीक है. ये चीज हमें पहले से पता है. वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दीज टर्म्स. अगेन इस बात को समझ लेते हैं. रिएक्टेंस इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस. रिएक्टेंस इज अ रेजिस्टेंस दैट अराइजेस on account of opposing EMF that is induced in a circuit due to the change in current. किस वजह से जनरेट कर रहा है? आपका induced EMF किस वजह से जनरेट कर रहा है? Due to change in current, not in the flux. उसका रीजन नहीं है. रीजन क्या है? Due to the change in current. ठीक है. ये बात हमें पता होगी. Further we also know that the reactance is represented by symbol. It is represented as reactance is represented by symbol X. And further we also know about one more thing, that reactance is associated with inductor and capacitor. ठीक है. और किस तरह से एसोसिएटेड होती है? बिकॉज वी नो दैट फॉर इंडक्टर द रिएक्टेंस इज गिवन बाय XL and for capacitor it is given by XC and XL is equal to omega L while XC is equal to 1 by omega C. ये बातें हमें पहले से पता है. ये चीजें हमने पहले से डिस्कस की हुई. ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट मूव टू द टॉपिक इन हैंड दैट इज द टॉपिक ऑफ इंपेडेंस ट्रायंगल. ठीक है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इंपेडेंस ट्रायंगल यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट द इंपेडेंस ट्रायंगल इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी प्लॉट द थ्री फेजेस. ठीक है. यानी कि थ्री फेजेस. तीन फेजेस कौन से हैं? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस इन द प्रीवियस लेक्चर्स एंड इफ यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ द फेजेस प्लीज रेफर टू द माय सेकंड लास्ट वीडियो. वहां पे आपको इस चीज का मतलब पता लग जाएगा. ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट थ्री फेजेस दैट इज VR इज इक्वल टू I नॉट ऑफ R. ठीक है. VL वेक्टर इज इक्वल टू I नॉट वेक्टर ऑफ XL and VC वेक्टर इज इक्वल टू I नॉट वेक्टर ऑफ XC. ठीक है. फ्रॉम दीज थ्री phases we get a quantity, we get a figure which is known as your impedance triangle. तो आपसे पेपर एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है which among the following are the components of an impedance triangle. ये आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. So always remember this thing that the impedance triangles are is made up of the three phases quantities which are one is VR, second is VL and second is third is VC. यानी कि आप एक बात को और ध्यान रखिए कि उन क्वांटिटीज को जब मैं ट्रायंगुलर फॉर्म में रखता हूं मेरे को क्या मिलता है? इंपेडेंस ट्रायंगल मिलता है. ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट ड्रॉ द इंपेडेंस ट्रायंगल कि इंपेडेंस ट्रायंगल आपका किस तरह से होता है. ठीक है. सो व्हेन वी
प्लॉट द इम्पीडेंस ट्राइंगल, तो आपको ध्यान होना चाहिए योर इम्पीडेंस ट्राइंगल इज प्लॉटेड लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से आपका इम्पीडेंस ट्राइंगल को हम प्लॉट करते हैं, वेयर दिस साइड रिप्रेजेंट्स योर फाई, here let's just say here we have O, here we have A, and here we have K, then the base is represented by R, ठीक है, hypotenuse is represented by Z, while the perpendicular is given by XL minus XC, ठीक है, and we are also aware of the fact, हमें एक बात और पता है, this is your impedance triangle, ठीक है, besides that we also know one more thing, that Z is equal to under root of R square plus XL minus XC whole square, ठीक है, ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। This is also one more thing which you should always remember, and let me tell you one thing, impedance triangle is a very important topic because this helps you to understand the topic of your पावर फैक्टर, ये आपको वहां पे हेल्प करता है, पावर फैक्टर को भी समझने में इम्पीडेंस ट्रायंगल बहुत हेल्प करता है, जिसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। ऑन दैट नोट लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड, हम यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं, लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर क्वांटिटी हम यहाँ पे एक और करते हैं, दैट इज द ससेप्टेंस, SUSCEPTANCE, ससेप्टेंस। So always remember the susceptance is nothing but the opposite of your reactance. Susceptance is opposite of reactance, and further one more term, let's just learn one more term which is known as your admittance, ठीक है। So always remember admittance is nothing but the reciprocal of impedance, ठीक है। प्लीज always remember these two quantities, आपको इन दो चीजों का हमेशा ध्यान रखना है, because in the examination they can ask you what does the word susceptance means, what does the word reactance mean, आपको इन दोनों चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, ठीक है। only then you will be able to solve the examination question, किस तरह का क्वेश्चन नीट में पूछा जाए you never know, ठीक है। so you should always remember the basics, क्या कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, susceptance and ये। और फर्दर यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि the units of susceptance और admittance are same, that is mho और ohm और ओम इनवर्स, ठीक है, इस चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ रिमेंबर वन मोर थिंग, जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं, लेट्स जस्ट रिप्रेजेंट ऑल दिस क्वांटिटीज व्हिच वी हैव स्टडीड इन अ बेसिक ग्राफिकल फॉर्म, ठीक है, इसको एक ग्राफिकल फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नाउ प्लीज रेफर टू द ग्राफ व्हिच वी आई एम ड्राइंग हियर, ओके, प्लीज रेफर टू दिस ग्राफ, लेट्स जस्ट से दिस इज योर वाई एक्सिस एंड हियर वी हैव योर एक्स एक्सिस, ठीक है, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। let's just say your R or XL or XC and Z all are represented across this axis, ठीक है, while your frequency is represented across this direction, आप frequency को इस एक्सिस पे along x axis जो है आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, दिस इज योर x axis एंड दिस इज योर y axis, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। एंड जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दिस इज योर PYQ, ठीक है, ये अभी मुझे याद नहीं है किस एग्जामिनेशन में पूछा गया था, बट इट वाज आस्क्ड इन वन ऑफ द एग्जामिनेशन एंड दे आस्क्ड सिंपली आस्क्ड यू व्हाट डज द डिफरेंट लाइन इन दिस ग्राफ रिप्रेजेंट, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आपको यहाँ पे एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, एंड दैट थिंग इज दैट this represents your XL is equal to omega L, this represents your XL is equal to omega L, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। फर्दर यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, दैट this is how you represent XC is equal to omega C, this is how we represent XC is equal to 1 by omega C, क्लियर होगी बात। फर्दर यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, this is how we represent X is equal to this X represents your R, ठीक है, बिकॉज वी आर प्लॉटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वन एंड न्यू, और रेजिस्टेंस जो होती है फ्रीक्वेंसी के इंडिपेंडेंट होती है, ये चीज हमें पहले से पता है, क्लियर होगी सारी बातें। एंड यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना है,
the thing which should always represent, should always remember here is one more thing, that is here we have nu naught. Nu naught क्या चीज है, we will discuss about this thing in the upcoming topic. जो आपका भी हम आगे टॉपिक को स्टडी करेंगे वहां पे न्यू नॉट क्या होता है, वी विल रिप्रेजेंट दिस थिंग. तब तक के लिए आपको सिर्फ इसको यहाँ पे इतना ध्यान रखना है. एंड एट न्यू नॉट this is how represent the value of z. This is your z, and as I've already mentioned, this is your PYQ. Please remember this graph. एक बार मैं इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर देता हूँ. Because this graph represents the relationship between R, XL, XC और Z. इन क्वांटिटीज में से कोई भी क्वांटिटी आप y axis पे प्लॉट कर सकते हो. Again, I am repeating myself. You can plot any of these quantities across y axis. I have simply written that any of these quantities can be represented across y axis. Okay, and the frequency is represented across your x-axis. ठीक है. So now if let's just say if an examiner asks you plot the relationship between frequency and capacitive reactance, that means we have to plot a relationship between xc and omega c. Now we know that, हमें यहाँ पे एक चीज का पता है, we already know that xc is equal to 1 by omega c. That means xc is equal to 1 by 2 pi nu of c, यानी कि xc is proportional to 1 by nu. So that is the reason why we plotted the relationship between xc and omega c as like this. ठीक है. Similarly, we can say that since resistance is independent of frequency, this is the reason why we have this relationship. Again, we know that xc is equal to xl is equal to omega l. That means xl is equal to 2 pi nu of l. This implies that xl is proportional to nu, and this is the reason why we have this kind of relationship between xl and omega l. Clear हो क्या? And what does this equation represent? What does this line represent? इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. एक्चुअली ये होती है रेजोनेंस के लिए. ठीक है. We will already discuss this thing in the next in the upcoming topics में. ठीक है. With this note, I hope ये ग्राफ आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा. Let me just remove these things from here. ठीक है. Now let's just move forward. अब थोड़ा आगे चलते हैं and let's just try to complete this topic in a much better way and a much quicker way. Okay. Now अभी तक हमने इंडिविजुअल सर्किट्स को स्टडी किया एंड द ओनली सर्किट कंबाइंड सर्किट वी स्टडी वाज फॉर आरएलसी सर्किट. ठीक है. नाउ लेट्स जस्ट स्टडी different type of circuits. ठीक है. The first circuit which we're going to study here is the topic which we're going to study here is the AC circuit. The AC circuit containing resistance and inductance. Resistance and inductance. ओके. जरा इसको स्टडी करते हैं. AC circuit containing resistance and inductance. ठीक है. Let's just try to understand. Before we start this topic, try to understand this topic, let's just plot a circuit diagram जो हम इसको और अच्छे से समझने में हेल्प करेगा. ठीक है. So let's just say here we have a circuit diagram and here we have a source of AC. ठीक है. And let's just say here we have the resistance. ठीक है. Here we have the resistance along with the inductor which is connected in series to this resistance, and let's just say ठीक है. ये चीज यहाँ हो गई. इसको यहाँ पे हमने इस तरह से जोड़ रखा है. ठीक है. and this is the source of your AC current. Clear होगी बात. Now remember this thing. Now let's just try to recapitulate the previous things which we have learned. Since here we have the resistance and here we have the inductor, we know that in case of resistance, the relationship between VR and I is such that means that both VR and I are in same phase. वो same phase में होते हैं. We are already aware of this fact. While in inductor के केस में हमें पता है that the voltage will lead the current by a phase angle of 90 degree. ये चीज हमें पहले से पता है. वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस थिंग. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन आवर प्रीवियस लेक्चर. ये चीज हमें पहले से पता है. ठीक है. नाउ व्हाट वी गोना डू इज फॉर द एसी सर्किट दैट व्हिच विल कंटेन बोथ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ tan phi एंड इंपेडेंस. आपको सर्किट की इंपेडेंस कैलकुलेट करनी है. ठीक है. अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? ठीक है. नाउ इन ऑर्डर फॉर मी टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z, now in order for me to calculate the value of z in this circuit, हमें एक चीज का ध्यान रखना है. फॉर RLC circuit, now we know that for RLC circuit we know that Z is equal to under root of
आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर, ये बात हमें पहले से पता है, ठीक है। And in this entire circuit, the only components that are present are inductor and resistance. There is no capacitor present in this circuit. Now, since there is no capacitor present in this circuit, we will simply substitute the value of xc is equal to 0 in the given equation. क्यों substitute करेंगे xc की value 0? Because there is no capacitor present in this circuit, and this is the reason why the value of z will come out to be r square plus xl whole square. Clear होगी बात इतने से? I hope this thing is clear to you. Similarly, this implies that z is equal to r square plus xl square का under root for AC circuit that contains your inductor and resistance only. ठीक है? In a similar manner, we can calculate the value of tan phi. Now we know that tan phi is equal to xl minus xc over r. ये बात हमें पहले से पता, we are already aware of this relationship. So in order for me to calculate the value of tan phi, what we will be doing is we will be substituting the value of, हम क्या करेंगे, xc की वैल्यू को हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। The moment we substituted the value of xc as 0, हमारे पास निकल के आता है tan phi is equal to xl over r. ठीक है, this is how we can calculate these relationships. I hope आपके लिए ये बात यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट स्टडी अ सर्किट, लेट्स स्टडी अ एसी सर्किट, एसी सर्किट containing AC circuit containing resistance containing R and C. That means AC circuit containing resistance and capacitance. ठीक है, ये बात क्लियर होगी। Let's just again draw the circuit diagram for this. ठीक है, इसके लिए हमें क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम को भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो आपका सर्किट डायग्राम कैसा नजर आएगा? आपका जो सर्किट डायग्राम होगा वो कुछ इस फॉर्म में नजर आएगा। योर सर्किट डायग्राम विल बी लाइक दिस, ठीक है। हियर विल बी हैविंग द सोर्स ऑफ एसी करंट, ठीक है, और आपका जो सर्किट डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से होगा। इट विल हैविंग अ रेजिस्टेंस अलोंग विद द कैपेसिटेंस, ठीक है, ये चीज आपके पास होगी, एंड दीज थिंग्स विल बी कनेक्टेड अक्रॉस द दिस AC सोर्स, ठीक है, ये बात आपके लिए क्लियर होगी। And here we have the AC source, ठीक है। Here we have resistance and here we have the capacitance, and again we know that both voltage and current are in same phase in case of resistance, but in case of the capacitance we always know that the voltage lags behind the current by a phase angle of 90 degree. We have already discussed all these things in our previous lecture, हमने पहले डिस्कस की हुई है। So in order for me to calculate the value of z, again हमें पता है कि z is equal to under root of r square plus xl minus xc whole square. Now we know that in this entire circuit xl is equal to 0. क्यों 0 है xl की value? xl is 0 because there is no inductor present in this circuit. Now since there is no inductor present in this circuit, the z will be equal to under root of r square plus minus xc whole square, that is z is equal to under root of r square plus xc whole square, ठीक है, ये बात आपके लिए क्लियर हो गई, ठीक है। सो अगर हम इसको ध्यान से रखें, दिस इज समथिंग विच वी वांटेड टू कैलकुलेट फॉर आरसी सर्किट, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली एज वी डिड इन द प्रीवियस topic where we calculate the value of tan phi for circuit containing R and L. On a similar note, we can calculate the value of tan phi for circuit containing R and C. Now we know that tan phi is equal to XL minus XC over R. ये बात हमें पहले से पता है। Now since हमें पता है for a given circuit XL is equal to 0, this will implies that tan phi will be equal to minus of XC over R. क्या मतलब है? XC over R, ठीक है। नाउ यहाँ पे एग्जामिनेशन में द एग्जामिनर कैन आस्क यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव साइन। एग्जामिनर कैन आस्क यू कि यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट दिस नेगेटिव साइन in this relationship
is representing that the voltage is lagging behind the alternating current. This represents that the voltage is lagging behind the current. ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. What does this negative sign represent? Again I'm telling you, in an examination this thing can be asked. ठीक है. Now again, if we try to plot the phasor diagram, अगर हम इसके लिए आपके phasor diagrams को हम इसके लिए plot करें, तो हमें पता है इसका जो phasor diagram for circuit containing this resistance and capacitance will be given by like this. Okay, so here we will be having the VR, ठीक है, and here we'll be having VC. This is our VC. Here we have VR, VC. Here we have VR. Here we have VC. ठीक है, and angle between them will be given by phi. ठीक है, again here we will be having the angle phi. ठीक है, आई होप ये बातें आपके लिए क्लियर हो चुकी होंगी यहाँ पे. ठीक है, एंड हियर वी हैव x axis and here we have y axis. ठीक है, we didn't plot this diagram for the previous no, we didn't plot it. So if we plot the diagram here, so again the diagram will be like this. किस तरह से diagram होगा आपका? Your diagram will be like this. Here we will be having phi, here we will be having VL, and here we will be having VR. ये कुछ इस तरह से प्लॉट होगा. ठीक है, आई होप ये सारी बातें आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड. अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, द नेम ऑफ द टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर. एनर्जी स्टोर्ड in an inductor. Here we will calculate what will be the amount of energy that will be stored in an inductor. ठीक है, इस चीज को हम यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. एंड अगेन सिंस दिस डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर अस, वी विल सिंपली रिमेंबर द रिजल्ट्स. आपके रिजल्ट्स किस तरह से आते हैं. ठीक है, सो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर. The energy stored in the inductor, which is given by symbol U, which is equal to W, which will be equal to half of Li square, which will be equal to half Li square. We have already studied all these formulas in our previous lectures, especially in the topic of electromagnetic inductions. We have already discussed all these formulas, but हम फिर भी यहाँ पे थोड़ा एक बार को briefly study कर लेते हैं. ठीक है, U is equal to W of half Li square. Clear होगी बात इतनी. ठीक है, अगेन ये चीज आपको यहां पता होती है. ठीक है ना, इसी में एक चीज और समझते हैं. ठीक है, दैट इज फॉर एन एयर कोर सोलेनोइड. अगर हम एयर कोर सोलेनोइड की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपके पास जो वैल्यू निकल के आती है, यूबी की वैल्यू निकल के आती है, दैट कम्स आउट टू बी बी स्क्वायर ओवर 2 म्यू नॉट A into L. ठीक है, म्यू बी की वैल्यू कितनी निकल के, यूबी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, दैट विल बी इक्वल टू दिस मच. यूबी विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर ए एल ओवर 2 म्यू नॉट. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा. वी हैव नॉट परफॉर्म द कैलकुलेशंस, आई एम सिंपली गिविंग यू द रिजल्ट्स बिकॉज दीज डेरिवेशंस आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट दीज रिजल्ट्स आर. दैट इज द रीजन व्हाई मैंने आपके लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स को मेंशन किया है. आई एम नॉट डीलिंग विद द डेरिवेशंस. ठीक है, ओनली सम डेरिवेशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर यू, जो हम डिस्कस करते चलते हैं जहाँ पे आती है. अदरवाइज यू जस्ट सिंपली रिमेंबर दिस रिजल्ट्स. ठीक है, नाउ प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली फॉर अ मोमेंट. ठीक है, ये तो वैल्यू आई टोटल एनर्जी की अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर और एनर्जी स्टोर्ड इन एयर कोर सोलेनोइड में कितनी होती है. दिस इज समथिंग व्हिच वी लर्नड हियर. Okay, listen to me very carefully. From here we can calculate the magnetic energy density. From here we can calculate the magnetic energy density. ठीक है, please always remember this thing, the magnetic energy density UB bar, this is bar not vector, but here we have UB bar. UB bar will be equal to UB over volume, which will be equal to UB over AL
which will be equal to b square over 2 mu naught, because al से al कैंसिल हो जाएगा आफ्टर वी सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हियर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है, नाउ these are some results which you always need to remember. ठीक है, now if we carefully look at these results, if we give a very careful reading to these results, हम यहाँ पे एक similarity draw कर सकते हैं between the energy density in an inductor and energy density in a capacitor. ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं we can draw a similar result. These results are similar. So यहाँ results किस चीज के similar? For a capacitor, remember, for a capacitor हमने ये रिजल्ट पहले ही पढ़ा है, बिकॉज इन कैपेसिटर द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने पहले ही पता है, वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। तो हमें वहां से पता है कि यू ई बार इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ओवर 2। ठीक है, आपको इन चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, प्लीज मेक श्योर यू ऑलवेज रिमेंबर दीज रिजल्ट्स। ठीक है, इन रिजल्ट्स को आपको हमेशा ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, सो लेट्स जस्ट नेम दिस इक्वेशन एंड लेट्स जस्ट से आई नेम दिस इक्वेशन एज equation number 1 and I name this equation as equation number 2. Now we can draw very important conclusion from equation number 1 and equation number 2. Please listen to me again, listen to me very carefully, this is very important for us. ठीक है, why this thing is important for us अभी समझते हैं। ठीक है, now from equation 1 and 2, from equation 1 and equation 2 we can draw a very important result. क्या relation हम निकाल पा रहे हैं? That in both these cases from equation 1 and 2 we get that in both cases the energy per unit volume is directly proportional to square of the strength of the field, is directly proportional to the square of the strength of the field. इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। Please remember this thing, that in both the cases, that in the cases of both electric and magnetic field, energy per unit volume is directly proportional to the square of the field, meaning that in case of a capacitor, the value of energy per unit volume for a capacitor is directly proportional to the square of electric field, while in case of inductor, the magnetic field density, the magnetic field density is directly proportional to the, किसके proportional है वो, that thing is directly proportional to the square of the magnetic field. ठीक है, आई होप इतनी सी बात आपके लिए क्लियर होगी। ठीक है, now the next topic is LC oscillations. The next topic which we're going to study is LC oscillations. LC oscillations. ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो ताकि हमें भी अच्छा लगे पढ़ते हुए। The name of the next topic is LC oscillations. ठीक है, now as the name already suggests here, that this is nothing but we are studying about the oscillations in an LC circuit. हम क्या करने वाले हैं? We gonna study the topic of oscillations in an LC circuit. ठीक है, अब ये होगा कैसे? How we can study the oscillations in an LC circuit? To study that, let's just plot a circuit diagram कि how we can study the LC oscillations. ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। ठीक है, this is very important topic. और यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, we are not gonna write anything, हम इसको सिर्फ समझेंगे। ठीक है, and after that we will simply learn some of the important results which we can draw from the LC oscillations. ठीक है, इस चीज का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्लीज listen to me very carefully when we will be dealing with LC oscillations को किस तरह से हम इनसे डील करते हैं। ठीक है, so here we have the key, okay, and here we have the complete circuit,
So here we have the key K2, key K2. Okay, here we have the direction of current. This is our discharging current. ठीक है. Here's the inductor. Here we have a charging current. Here we have the second key K1, and this is the way in which the current is flowing. This is the direction of the flow of current. ठीक है, ये बात आपके लिए क्लियर हो गई यहाँ पे. ठीक है. Now here we have the capacitor C with positive and negative, and here we have the inductor A. Let's just say this is side A, this is side B. Okay. Now as I've already mentioned, we are dealing with the topic of LC oscillations, and अब आपको ध्यान से सुनना है because we are not gonna write anything about LC oscillation. We will simply learn how the topic of LC oscillation. We will simply learn how the LC oscillations are produced inside the circuit or how the LC oscillations work. हमें सिर्फ इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है. We will simply learn all these things. ठीक है. अब बहुत ध्यान से सुनिएगा हुआ क्या. Please listen to me very carefully how the LC oscillation works. ठीक है. Now remember this thing. What will happen? Let's just say in the first step what we do is we press the key K1. हमने क्या किया? We pressed the key K1. ठीक है. This is the step 1. जैसे ही हम क्या करेंगे? Key K1 को press करेंगे. The moment we press the key K1, then in that particular instant of time, what will happen? This circuit will be joined. We will simply, the first step what we're gonna do is we're gonna study this circuit. Please remember this thing. We are simply gonna study this circuit. First step में हम इस circuit को study करने वाले हैं. ठीक है. तो हुआ क्या? The moment we press the key K1, the current starts to flow in this circuit. ये circuit complete होता है, the current starts to flow in this circuit. This is something which we know. अब होगा क्या? Please listen to me very carefully. What will happen? The moment I press the key K1, the moment we press the key K1, तो उस time पे होगा क्या? Your capacitor will start to charge. The moment we press the key K1, the capacitor will start to charge, and we know that from a relationship that V is equal to Q by C. हमें पता है V is equal to Q by C. तो क्या होगा? The moment I press the key K1, the current starts to flow, and with this current, your capacitor tends to charge. Your capacitor जो होगा वो charge होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. और यहाँ पे आपको जो होगा कि we know that V is equal to Q by C, where Q is nothing but the charge on the capacitor at any time, and V is the voltage across the capacitor at same instant. ठीक है. अब होगा क्या? जब ये कैपेसिटर आपका चार्ज होना शुरू होगा, the moment your capacitor is charging, we know that from the topic of current, electricity and the capacitance, हमें ये चीज पता है, the electric will be produced between the plates of the capacitor. ठीक है. तो होता क्या है? The moment this capacitor gets charged, ठीक है, some of the energy of the cell is stored in the dielectric medium of the capacitor in the form of electrostatic energy. I'm repeating myself. The moment this capacitor starts to get charged, some amount of energy is stored between the plates of the capacitor in the form of किस form में? In the form of electrostatic energy. And we know that the electrostatic energy is equal to Q square over 2C. ये बात हम सबको पता है. Again I'm repeating myself. कैपेसिटर जब चार्ज होगा उसके अंदर जो होगी some amount of energy जो होगी वो स्टोर होगी in the form of electrostatic energy. अब हुआ क्या? The moment all this thing happened when I press the key K1. जब मैंने key K1 को प्रेस किया था. अब होगा क्या? The moment I opened this key, मैंने क्या किया? key K1 को मैंने रिमूव कर दिया. ठीक है. The moment I removed this key K1, ठीक है, and the moment मैंने key K1 को प्रेस खोल दिया, and I pressed the key K2. इनिशियली क्या था? हमने सिर्फ K1 को प्रेस किया था, K2 को प्रेस नहीं किया था. In the second step, what we're gonna do is we're gonna disconnect the key K1 and we're gonna connect the key K2. The moment we connect the key K2, what happens is the charged capacitor, this capacitor is connected across this inductor. ठीक है. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अब होगा क्या? देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा. अब होगा क्या? द मोमेंट आई प्रेस द की K2, द चार्ज कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड टू द इंडक्टर, ठीक है, कनेक्टेड थ्रू द इंडक्टर,
ठीक है, होगा क्या, यहाँ से चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा। अब ड्यू टू द चार्ज के फ्लो कैसे करंट फ्लो करेगा, तो करंट विल स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम दिस इंडक्टर। अब करंट के अंदर, इंडक्टर के अंदर जब करंट फ्लो करेगा, द मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज, ठीक है, एंड दिस इंड्यूस्ड द मैग्नेटिक फील्ड विल चेंज एंड करंट विल बी इंड्यूस्ड। द इंडक्शन ऑफ द करंट विल बी सच दैट इट विल अपोज द चेंज इन द करंट। वो हमें पहले से पता था, लेंज़ेस लॉ, ठीक है। तो हमें ये पता है ये तो होगा, बट वो थोड़ा धीरे से होगा। अब होगा क्या कि धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा का पूरा चार्ज जो है इंडक्टर के थ्रू से फ्लो करेगा, एंटायर चार्ज विल फ्लो थ्रू दिस इंडक्टर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फ्लो ऑफ इंडक्टर की वजह से क्या होगा, योर कैपेसिटर विल गेट डिस्चार्ज। आपका कैपेसिटर जो होगा डिस्चार्ज कर जाएगा, एंड द एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, and the value of magnetic field energy is equal to half Li square, which we have already discussed. In case of capacitor, the energy is stored in the form of electrostatic energy, and that value is equal to half Q square over C. We have already discussed all these things. ठीक है, अब होगा क्या, अगेन आप समझिए, अब होगा क्या कि एक पॉइंट ऐसा आएगा, मोमेंट विल कम व्हेन द एंटायर कैपेसिटर विल बी डिस्चार्ज्ड. And the moment when this happens, when the entire capacitor is discharged at that particular instant of time, what happens is the flow of current will stop, and as a result of which the magnetic flux linked with the coil will decrease. That will go on decreasing again. So जब वो decrease करना शुरू करेगी, again induced EMF will be produced in the inductor. This induced EMF क्या करेगा, ये oppose करेगा the decrease in charge. ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ जो होगा क्या करेगा, डेवलप करेगा, और वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, उसको क्या करेगा, वो चाहेगा नहीं कि वो हो, तो एज अ रिजल्ट ऑफ इट विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस ईएमएफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका कैपेसिटर जो होगा क्या करेगा, वो रिचार्ज कर जाएगा, ठीक है, वो क्या करेगा, आपके कैपेसिटर को रिचार्ज कर देगा, बट द रिचार्जिंग इज अपोज एंड हेंस डिलेड, ठीक है। अब होगा क्या, अगेन व्हेन द कैपेसिटर इज कंप्लीटली रिचार्ज, द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन L appears in the electric field between the two plates, ये भी हो जाएगा, एंड द एंटायर प्रोसेस इज रिपीटेड। Thus the energy taken जो आपने एक बार सेल से ली थी and given to the capacitor keeps on oscillating between C and L. Now if the circuit has no resistance, कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, and if there is no loss of energy, आपको undamped oscillations देखने को मिलेंगी, ठीक है। Let me repeat this entire process in a great detail, in simple words again. Let's just repeat this. Let me just repeat this process once again. How does the LC oscillations work? See, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ किस तरह से काम करता है, ठीक है। So what is the step number 1? In the step number 1 में आपका क्या है कि K1 is closed while K2 is open. ठीक है, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, होगा क्या, दिस इज अ स्टेप नंबर 1. सो इन द स्टेप नंबर 1 व्हेन I close the key K1 but when K2 is opened, ठीक है, that means that in the first case what is happening is K1 is connected while K2 is closed, यानी कि K2 से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, the only current that is flowing is from K1 से ऐसे फ्लो कर रहा है और कैपेसिटर तक जा रहा है, ये दिस इज द डायरेक्शन विच द करंट इज फ्लोइंग. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन आई प्रेस द की K1 द करंट स्टार्ट्स टू फ्लो. When the current starts to flow, this current will start to charge your capacitor. आपके कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करेगा. And we know that the current, when the capacitor is getting charged, some amount of the energy is stored in the form of electrostatic energy. ये जो करंट में अंदर आपके जो करंट उस टाइम पे जो एनर्जी स्टोर होगी in the form of electrostatic energy when the की K1 is pressed, तो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो स्टोर होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, Q²/2C होता है, ठीक है. एंड after some time this entire capacitor will be charged. After some time this entire capacitor will be charged. आपके सारा कैपेसिटर जो होगा चार्ज हो जाएगा, ठीक है. So let's just say the capacitor is charged. अब आपने कैपेसिटर को चार्ज कर दिया and now what you did after your capacitor is charged, after step 1 में क्या होगा, your capacitor is charged. Capacitor is charged. The moment your capacitor is charged, आप क्या करोगे, फिर आप जाओगे स्टेप नंबर 2 में. इन स्टेप नंबर 2 K1 is opened while K2 is closed. The moment this happens, जब वैसे ही मैंने क्या किया, K1 को मैंने क्लोज कर दिया, मैंने K2 को मैंने ओपन कर दिया, the capacitor which was charged, it starts to get discharged through this inductor L. ये क्या करेगा, अपने आप को डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा. जब ये डिस्चार्ज करना शुरू करेगा कैपेसिटर अपने आप को, व्हाट विल हैपन, द करंट विल स्टार्ट टू फ्लो इन दिस सर्किट इन दिस डायरेक्शन.
due to the discharging of the capacitor. Now what happens when this current passes through this inductor, due to the Lenz's law, it will start to produce induced EMF in the opposite direction. As a result, the discharging of the capacitor is delayed. ठीक है, but what happens when this current is passing through this inductor, some amount of the energy is stored in the form of magnetic field energy, and we know that the magnetic field energy is equal to half of Li square. ये बात हमें पता है. So धीरे धीरे क्या होगा, your capacitor will start to get discharged and the entire current will flow in this thing and this inductor will be charged to its full capacity. ठीक है, बट ये आपका डिस्चार्ज हो चुका है. अब यहां से द मोमेंट दिस कैपेसिटर गेट्स डिस्चार्ज, व्हाट हैपेंस द मोमेंट दिस कैपेसिटर गेट्स डिस्चार्ज, द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट स्टार्ट्स टू डिक्रीज. अब कैपेसिटर पूरा डिस्चार्ज हो गया, अब कोई जो करंट जो यहां से ऐसे फ्लो कर रहा था वो ऐसे फ्लो नहीं करेगा. व्हाट विल हैपन, सो व्हेन द वैल्यू ऑफ द करंट गोज ऑन डिक्रीजिंग इन दिस इंडक्टर, अगेन द ड्यू टू द लेंजेस लॉ, आपका इंडक्टर चाहेगा नहीं कि करंट का फ्लो कम हो. एज अ रिजल्ट इट विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द opposite direction. Now as there is no resistance, हम ये assume करके चल रहे हैं कोई भी सर्किट की कोई रेजिस्टेंस नहीं है, the induced EMF will again charge the capacitor but this time in the opposite direction. तो उसकी वजह से क्या होगा, कैपेसिटर फिर से चार्ज हो जाएगा and the entire process will be repeated once again and this entire process is known as your LC oscillation. ठीक है, अब क्योंकि since we have assumed that there is no resistance in this circuit, in that case this process will continue to occur infinitely. ठीक है, करता रहेगा. This is how we will have damped oscillation. So but what will happen if there is resistance? The resistance अगर इसके पास होगी, then the value of this LC oscillation will go on decreasing and we will have the case of undamped oscillations. Then we will have the case of damped oscillation, but undamped oscillations will occur when there is no resistance. And I hope इसके साथ आपको LC oscillations जो होगा अच्छे से समझ आ चुका होगा. ठीक है, now we will try to understand some of the results regarding the LC oscillations. ठीक है, Now LC oscillations की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे एक चीज का समझना पड़ेगा, what will be the frequency of electrical oscillations. ठीक है, so अगर हम बात करते हैं the frequency of the LC oscillations, अगर हम इसकी बात करें the frequency of LC oscillations की अगर हम बात करते हैं, that will be equal to nu will be equal to 1 over 2 pi root LC, that is equal to 1 by 2 pi root LC. ठीक है, ये बात क्लियर होगी. ठीक है, फर्दर आपको यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, दैट इज द टोटल एनर्जी stored in an LC circuit. Total energy stored in an LC circuit is given by Q naught square over 2C, which is equal to a constant. ठीक है, so what does this mean? इस बात का मतलब आपको ये पता होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. आप आपके लिए पूछेंगे रिजल्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हाई दिस रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज दिस रिजल्ट इज very much important, because this result suggests that the total energy stored in LC circuit, in an LC circuit at every instant is constant. कब constant? ऐसा नहीं है फ्रंट में और बैक में constant, नहीं. At every instant the total energy stored in the circuit is क्या है, constant है. ठीक है, इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है. ठीक है, now let's just move on to the next topic. The next topic which we're going to study is the topic of resonance. अब हम बात करने वाले हैं resonance की. We're going to talk about the topic of electric resonance. ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक रेजोनेंस की, NANC. ठीक है, electric resonance. We have already discussed the topic of resonance when we talked about when we dealt with the topic of simple harmonic motion, जब हमने उसको भी स्टडी किया था. ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑसिलेशन. ठीक है, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है. ठीक है, रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि मैंने सिस्टम ऑसिलेट्स एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी.
यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ, दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ इन केस यू डोंट नो दिस थिंग, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। दिस फिनोमिनन ऑफ रेजोनेंस, दिस phenomenon of resonance is common among the systems that have a tendency to oscillate at a particular frequency, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इसको आप बोलते हो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी। दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अब आपको यहां पे समझना पड़ेगा अब होता क्या है। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, अब हमें पता है द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस उन सर्किट्स में कॉमन होता है जहाँ पे क्या है, जिनके पास टेंडेंसी होती है टू ऑसिलेट एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको आप बोलते हो नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से सुनिएगा हुआ क्या, अब समझिए यहाँ पे, ठीक है। इफ सच सिस्टम, यहाँ पे हम लिखते हैं इफ सच सिस्टम, इफ सच सिस्टम जिसमें क्या है, जिसकी टेंडेंसी है नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट करने की, इफ सच सिस्टम which has a tendency to operate at a natural frequency is driven by an energy source, which is driven by an energy source whose frequency is equal to natural frequency, whose frequency is equal to natural frequency of the system. The amplitude of oscillation becomes large and resonance is said to occur, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। यानी कि ऑसिलेशन के टाइम पे क्या होता है, द रेजोनेंस रेजोनेंस के टाइम पे क्या होता है, द एम्पलीट्यूड ऑफ द फ्रीक्वेंसी बिकम्स मैक्सिमम, यानी कि रेजोनेंस वो फ्रीक्वेंसी है जहां पे आपका एम्पलीट्यूड ऑफ द फ्रीक्वेंसी बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है। दैट फ्रीक्वेंसी इज नोन एज रेजोनेंस। और रेजोनेंस अकर कब करती है, रेजोनेंस अकर्स व्हेन द सोर्स व्हिच इज प्रोवाइडिंग द एनर्जी फॉर द सिस्टम टू ऑसिलेट, दैट सोर्स आल्सो इज ऑपरेटिंग एट अ फ्रीक्वेंसी व्हिच इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटर, तो उसको आप बोलते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हो आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी, ठीक है। यहां पे आपके पास फिर फर्स्ट टॉपिक जो आपके पास यहां पे निकल के आता है, द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज सीरीज रेजोनेंट सर्किट। क्या बात करने वाले हैं, सीरीज रेजोनेंट सर्किट के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। यानी कि हम पहले बात करने वाले, द फर्स्ट टॉपिक व्हिच वी गोना डिस्कस हियर इज द सीरीज resonance circuit, series resonance circuit, ठीक है। So when we're talking about the series resonance circuit, we mean that by series resonance circuit we mean that RLC circuit where R, L and C are connected in series, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब जरा ध्यान से समझिएगा सीरीज रेजोनेंस सर्किट काम कैसे करता है, ठीक है। नाउ रिमेंबर वी नो दैट Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, दिस इज समथिंग व्हिच वी ऑलरेडी नो, ठीक है। इफ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज वी नो दैट Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस omega L minus 1 over omega C whole square. This is something which we know. ठीक है, ये बात हमें पता ही है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब होता क्या है,
So at very low frequencies, at very low frequencies, at very low frequencies, what happens at very low frequencies? What happens? XL is equal to omega L is negligible, but XC is equal to 1 over omega C is very high. Clear होगी बात? I hope this is something which is something which is very clear to you. ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिए. दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्लियर टू यू. ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा. सो व्हाट वी डिड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आई स्टार्टेड टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी. मैंने क्या किया, धीरे धीरे मैंने फ्रीक्वेंसीज को बढ़ाना शुरू कर दिया. देन अ स्टेज विल कम. जब मैंने क्या किया, धीरे धीरे फ्रीक्वेंसीज को जब मैंने बढ़ाना शुरू किया, अ स्टेज विल कम. नाउ व्हेन, यहां लिख देता हूं, व्हेन वी स्टार्ट टू इंक्रीज the frequency, when we start to increase the frequency, a stage will come. A stage will come when, एक स्टेज आपके पास आएगा कब, जब XL will be equal to XC. ठीक है, ये होगा क्यों? बिकॉज एज फ्रीक्वेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग, ओमेगा L गोज ऑन इंक्रीजिंग बट ओमेगा C गोज ऑन डिक्रीजिंग. ठीक है, तो एक स्टेज आपके पास ऐसा आएगा जब XL की वैल्यू XC के बराबर होगी. व्हेन दैट अकर्स, when XL is equal to XC, when this situation occurs, remember in this situation omega R L is equal to 1 by omega R of C, implying that omega R is equal to 1 by root LC. ठीक है, this will implies that frequency of R is equal to 1 by 2 pi root LC. ठीक है, ये बात आपको अपने गांठ बांध के रखनी है. यू शुड रिमेंबर दिस रिजल्ट्स. ठीक है, आप बहुत ध्यान से सुनिए. व्हाट डज दिस रिजल्ट्स इंप्लाई? सो आपको ध्यान रखना है कि वो फ्रीक्वेंसी, दे कम्स अ फ्रीक्वेंसी व्हेन XL इज इक्वल टू XC एंड दैट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, ये चीजें आपके पास क्लियर होगी. XL इज इक्वल टू XC, जब आपका XL इज इक्वल टू XC होगा, इन दैट केस ओमेगा R विल बी इक्वल टू 1 by 2 pi, 1 by root LC, एंड न्यू R विल बी इक्वल टू 1 by 2 pi root LC. ठीक है, सो दिस फ्रीक्वेंसी, एट दिस फ्रीक्वेंसी, at this frequency XL will be equal to XC. क्लियर हो गया? This implies that the value of Z will be equal to R square plus XL minus XC whole square will be equal to under root of R square is equal to R. ये बात क्लियर होगी? This implies that, now since Z is equal to R, this implies that I will be equal to E naught over Z will be equal to E naught over R at omega R or at nu R. Clear हो गया? So this frequency is known as your, this nu R is called your resonance frequency. This frequency is known as your resonance frequency. ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ. ठीक है, इन एग्जामिनेशन समटाइम दे सिंपली रेफर टू दिस टर्म एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. वह बाकी चीजें आपको नहीं बोलेगा. दे विल सिंपली से द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर सिस्टम इज, फॉर अ पर्टिकुलर सर्किट इज दिस मच, और दे विल से सिंपली से दैट you have a inductor, you have a capacitor with omega is equal to this much or frequency is equal to this much. You have to calculate the value where the frequency but with the resonant frequency. अगर आपको बोलेगा resonant frequency निकालने को बोलेगा, ये आपको बोलेगा if you have an R, L and C in a circuit, you have to calculate the value of impedance at the resonant frequency. आपको पेपर में क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है. सो रिमेंबर, आपको रेजोनेंस के बारे में दो तीन चीजें पता होनी चाहिए. The first thing is at resonance, you should always remember this thing. Whenever the term resonance is used, so always remember this thing. At resonance, XL is equal to XC. At resonance, XL is equal to XC. Z is equal to R. Z is equal to R, and the resonant frequency is given by the formula of this nu R is equal to 1 by 2 pi root LC. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए. ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूँ. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट एट रेजोनेंस, एट, you should always remember this thing that at resonance क्या होता है?
ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 over ओमेगा सी, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, z is equal to r, and न्यू r is equal to 1 over 2 pi root LC। ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। फर्दर आपको यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से आपके, लेट मी जस्ट write all these things in a much better form that will be easy for you to understand. Okay, so यहाँ पे हम कैसे कर लेते हैं, let's just draw this thing in this manner. Let me just draw a circle. Okay, so let me write here. At resonance, just a minute. At resonance, what happens at resonance? यहाँ लिख देते हैं, at resonance first thing, at resonance what will happen, your XL is equal to XC। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि एट रेजोनेंस XL इज इक्वल टू XC, तो पहली चीज है। सेकेंड चीज आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए Z इज इक्वल टू R। ठीक है, थर्ड चीज ओमेगा L इज इक्वल टू 1 over ओमेगा C, frequency is equal to 1 over 2 pi root LC, I is equal to I is equal to E naught over R, which is equal to your maximum value। ठीक है, ये चीजें आपके पास यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। These are something which you should always remember this thing। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपके लिए और लिख देता हूँ कि at resonance amplitude is maximum, amplitude is equal to maximum। ठीक है, इस चीज को आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। ठीक है, साथ में अगर ज्यादा ही है तो मैं आपके लिए यहाँ पे ये चीज लिख देता हूँ कि ओमेगा आर इज इक्वल टू 1 over रूट LC। दीज आर द रिजल्ट्स व्हिच शुड रिमेंबर कि रेजोनेंस में ये सारे रिजल्ट्स वैलिड होते हैं। ये ऐसा नहीं कि एक वैलिड होगा, एवरी रिजल्ट इज वैलिड इन केस ऑफ रेजोनेंस। ये चीजें आपको यहाँ पता होती हैं। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट प्लॉट द ग्राफ। अब हम यहाँ पे एक ग्राफ को प्लॉट करते हैं टू अंडरस्टैंड द रेजोनेंस इन अ मच बेटर वे। ठीक है, so in order for me to plot that graph, let's just say this is your x-axis and here we have your y-axis। ठीक है, here in this, along this axis I will represent the value of current, along this axis I will be representing the value of current, while in this axis we will be representing the value of omega, here we will be representing the value of omega। ठीक है, now let's just try to understand this graph in a much better way। हम रेजोनेंस को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ करंट, लेट्स जस्ट से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं एंड एट रेजोनेंस वी नो दैट द वैल्यू ऑफ द करंट विल बी मैक्सिमम, द वैल्यू ऑफ द करंट विल बी मैक्सिमम एट रेजोनेंस। ग्राफ ऐसे नहीं बनेगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, रेजोनेंस पे क्या है, द वैल्यू ऑफ करंट इज मैक्सिमम, दिस इज योर I naught। ठीक है, so if this is your I naught, then here we will be having the value of omega r, here we will be having the value of omega r, this is your omega r। ओके, क्लियर होगी बात? ठीक है, अगेन अगर हम थोड़ा फ्रीक्वेंसीज को कम लेते हैं, इफ वी चेंज, उसमें थोड़ा चेंजेस लेके आते हैं, सो आपको वहीं पे एक ओमेगा आर आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ओमेगा आर। ठीक है, आप समझिए एक चीज और समझिएगा यहाँ पे, प्लीज अंडरस्टैंड वन मोर थिंग। यहाँ पे हम एक चीज और समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड वन मोर थिंग दैट लेट्स जस्ट से this is something which I want to tell you। ठीक है, what are these values? ये values क्या represent कर रही है? Here we have omega 1 and here we have omega 2 and here I is equal to I naught over root 2। ठीक है, यहाँ पे हम आपको एक चीज, we can discuss one more thing। क्या चीज हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं? You should remember this thing कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक ही होती है, देयर वाज ओनली वन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर व्हिच द वैल्यू ऑफ करंट इज मैक्सिमम।
एंड फॉर ऑल अदर वैल्यूज, उसके अलावा जितनी भी वैल्यूज होंगी करंट के लिए, जैसे इफ वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ हियर फॉर दिस वैल्यू ऑफ करंट और दिस वैल्यू फॉर दिस वैल्यू ऑफ करंट, let's just say value of current at A and value of current at B, there are two frequencies. A and B पे जो वैल्यू है करंट की, for the same value we have two values of frequency which will give you the same value of current, but for the resonant frequency there is only one value. रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के लिए आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी फॉर अदर वैल्यू, क्योंकि वहां पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी. फॉर रेजोनेंट वैल्यू, फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द वैल्यू ऑफ करंट इज मैक्सिमम, सो देयर इज ओनली वन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, बट फॉर ईच एंड फॉर एवरी सेपरेट वैल्यू, फॉर एवरी अदर वैल्यू, ठीक है, फॉर एवरी अदर वैल्यू ऑफ आई देयर आर टू वैल्यूज ऑफ ओमेगा, बट फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, दैट इज योर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. Clear होगी बात? Here we have, again I'm repeating myself, for maximum value of current there is only one frequency known as your resonant frequency, but for every other value of current there are two values of frequency, यानी कि आप इस बैंडविड्थ में काम करते हो. ठीक है, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ फॉर R is equal to 10 ohms and this is the graph for R is equal to 100 ohms, just for a comparison की जिस तरह से चीजें काम करती हैं. ठीक है, ये बातें आपके लिए क्लियर होगी? ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द क्वालिटी फैक्टर. अब थोड़ा क्वालिटी फैक्टर को स्टडी कर लेते हैं. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी फैक्टर, हम थोड़ा क्वालिटी फैक्टर को देख लेते हैं. क्वालिटी फैक्टर इज अनदर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. लेट्स जस्ट स्टडी अबाउट द टॉपिक ऑफ क्वालिटी फैक्टर. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द रिलेशनशिप की क्वालिटी फैक्टर एक्चुअली में होता क्या है. ठीक है, सो क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सर्किट को आप डिफाइन करते हैं. तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ सर्किट which is given by a symbol Q, it is defined as a ratio of voltage across L. It is defined as the voltage across L or C, not L and C, but L और C. आप किसी के क्रॉस भी आप उसको चेक कर सकते हो, डिवाइडेड बाय अप्लाइड वोल्टेज. अप्लाइड वोल्टेज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस R. वोल्टेज अक्रॉस R. ठीक है, यानी कि वी कैन राइट दिस रिजल्ट एज, इसको हम इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं. कैसे मेंशन कर सकते हैं? दैट इज Q इज इक्वल टू voltage across L over applied voltage, that is voltage across R, or voltage across C, voltage across C divided by applied voltage. I hope these results are okay for you. ठीक है, that is Q is equal to omega R L over R, and Q is equal to 1 over RC omega R. 1 over RC omega R. Please remember these factors. Please remember these results. Okay, these are the results for quality factor in case of an inductor, when the circuit contains your inductor, or the quality factor in case of capacitor. ठीक है, ये रिजल्ट्स आपको ऐसे ही याद रखने हैं, बिकॉज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम these results can be used. Because in numerical problem these results can be used, so you should be very much careful about these results. ठीक है, इन चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. अब आपको यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है, the quality number has no dimensions. The quality factor is, it is just a number. It is just a number with no dimensions. This is just a number with no dimensions. ये चीज आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा. ठीक है, फर्दर इट इज ऑल्सो, इसके बारे में आपको एक चीज और पता है. क्या पता होना चाहिए? इट इज नथिंग बट अ वोल्टेज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ऑफ सर्किट. दिस इज नथिंग बट अ वोल्टेज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ऑफ अ सर्किट. ये वोल्टेज मल्टीप्लीकेशन फैक्टर ऑफ अ सर्किट की भी हम बात करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको और ध्यान रखनी है रिगार्डिंग quality factor. There's one more thing which you should remember regarding quality factor. क्या चीज है? Since we can see that the quality factor is inversely proportional to R.
since quality factor is inversely proportional to R, this means that if the value of R is increased, the quality factor will decrease. ठीक है, again I'm repeating myself. Quality factor is inversely proportional to R implies if R increases, Q decreases. Clear होगी बात? I hope this is something which is clear to you. ठीक है. Further, there's one more thing you should always remember, that is higher the value of Q, higher the value of Q, higher the value of Q, value of Q, ठीक है, narrower and sharper will be resonance, narrower and sharper will be resonance. ठीक है, so you should remember these results. Narrower and sharper will be your resonance. ठीक है, these are something which you always remember this thing. ठीक है, and as I've already mentioned, the quality factor जो होता है that works between the what we call that bandwidth के बीच में काम करता है. ठीक है, now यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग क्वालिटी फैक्टर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो लेट्स जस्ट से, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर को समझते हैं. ठीक है, suppose we choose a value of omega for which I is equal to I naught over root 2. Let's just say we choose the value of omega for which I is equal to I naught by root 2. ठीक है, ये बात क्लियर होगी. Now, as I have already mentioned, let's just look at this graph. यहाँ पे हमने पहले इसको प्लॉट कर लिया था. Let's just look at this graph. ठीक है, so for I is equal to I naught by root 2, हमने एक चीज हमें पता है, there are two values of omega. ठीक है, हमारे पास दो वैल्यूज हैं ओमेगा की फॉर I is equal to I naught by root 2 given by A and B. क्लियर होगी? ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं. सपोज वी चूज अ वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच I is equal to I naught by root 2. ठीक है, ये बात क्लियर होगी. फ्रॉम द ग्राफ अबव, तो यहां से हमें पता है फ्रॉम द ग्राफ अबव, ठीक है, वी सी दैट देयर आर two values. I have already mentioned this thing that only one value is there is only one frequency at which I is maximum, but for every other value of I there are two values of omega. हमने ये बात पहले ही डिस्कस की है, सो हम उसी चीज को समझ रहे हैं. फॉर I is equal to I naught by root 2. So from the graph above we see that there are two values of omega symmetrical about omega naught, say omega 1 and omega 2. This is something which I have already mentioned in the graph above, omega 1 and omega 2. ठीक है, so from here we can write that, therefore we can write that omega 1 will be equal to omega r minus delta omega and omega 2 will be equal to omega r plus delta omega. This implies that omega 2 minus omega 1 will be equal to 2 delta omega, and this is known as your bandwidth. This is known as your bandwidth. इसको आप क्या बोलते हो? बैंडविड्थ. एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन इन द टॉपिक अबव कि बैंडविड्थ इज नथिंग बट द कि आपकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है तो बैंडविड्थ के बीच में काम करती है. दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, सो दिस बिकम्स अनदर डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी फैक्टर. This thing becomes another factor, quality factor, that is a quality factor or the sharpness of resonance. ठीक है, so आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा this quantity, therefore this quantity omega r over 2 delta omega r over 2 delta omega is known as your quality factor. This is known as your quality factor, or this is known as your sharpness of resonance. This is known as the sharpness of resonance. This is something which I've already discussed. ठीक है, sharpness of the circuit.
होप दिस इज समथिंग विच यू हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। अब यहाँ से आप क्वालिटी फैक्टर की एक डेफिनेशन और बना सकते हो, दैट इज इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओवर द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट। अब बैंडविड्थ क्या लेके चलते हो, बैंडविड्थ आप तब कैलकुलेट करते हो, डेल्टा ओमेगा इज कैलकुलेटेड, अब यहाँ पे याद रखिएगा, दिस डेल्टा ओमेगा इज कैलकुलेटेड फॉर व्हेन आई इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू, नॉट फॉर एनी अदर वैल्यू ऑफ करंट। यानी कि जब हम बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे, बैंडविड्थ भी कैलकुलेट करते हैं फॉर ओमेगा वन, डेल्टा ओमेगा, दैट बैंडविड्थ जो आप कैलकुलेट करो डेल्टा ओमेगा, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस इज समथिंग वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। डेल्टा ओमेगा जो आप कैलकुलेट करते हो बैंडविड्थ, ठीक है, बैंडविड्थ की आप बात करते हो, दिस बैंडविड्थ के बारे में मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। द बैंडविड्थ की अगर हम बात करते हैं, दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस इन एंगुलर फ्रीक्वेंसीज, दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस in angular frequencies, in angular frequencies, this is nothing but the difference in angular frequencies at which I is equal to I naught by root 2। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बैंडविड्थ इज डिफाइंड फॉर द एंगुलर फ्रीक्वेंसीज फॉर विच I is equal to I naught by root 2। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा सीरीज रेजोनेंस सर्किट, नाउ व्हाट वी गोना डू इज वी गोना मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। अब हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक के बारे में, वी गोना टॉक अबाउट द पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। अब हम बात करने वाले हैं ऑफ टॉपिक ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। जब हम पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की बात करेंगे, लेट्स जस्ट लुक एट द सर्किट की हम क्या बात कर रहे हैं। When we're talking about the parallel resonance circuit, we are talking about this kind of a circuit in which inductor and your capacitor are in parallel to each other, ठीक है। This is a circuit which we are talking about, ठीक है। This is a circuit about which we are talking about. Here we will be having IL, here we will be having IC, and here we will be having the value of current as I, and here we will be having the value of current as I. This is something which we are talking about, ठीक है। Again, जब हम parallel resonance circuit की बात करते हैं, ठीक है, for parallel resonance circuit, always remember that the frequency is equal to 1 by 2 pi root of LC, 1 by 2 pi root LC, ठीक है, क्लियर होगी बात, ठीक है। अगेन, जब आपकी पैरेलल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की आप बात करते हो, ठीक है, आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको क्या चीज का ध्यान रखना है, दैट व्हेन इन अ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, जब आप रेजोनेंस पे पहुंचते हो, आपको यहाँ पे समझना है, दैट इज व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड alternating EMF becomes equal to natural frequency of oscillation, resonance occurs। I hope this is clear to you. I hope this is clear to you। रेजोनेंस होती है यहाँ पे, ठीक है। This circuit is known as your parallel resonance circuit, but यहाँ पे एक twist है, there is something which is very important for you, you should remember this thing। For parallel resonance circuit, we know that for parallel resonance circuit आपको यहाँ पे ध्यान रखना, देखिए, in series resonance circuit we studied that the value of current becomes maximum। हमने वहाँ क्या पढ़ा था, the value of current becomes maximum at in a series resonance circuit, but in parallel resonance circuit, always remember that here parallel resonance circuit I becomes 0 at resonant frequency। इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, when we studied the topic of series resonant circuit, we studied that the value of current becomes maximum। Our graph was we plotted a graph for resonance and we found that at resonance the value of current is maximum, but in case of a parallel resonant circuit, अब ध्यान से सुनिएगा, again in the case of parallel resonant circuit the value of current becomes minimum। the value of current क्या होती है, वो minimum हो जाती है, यानी कि
पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के लिए जो आपका ग्राफ बनता है दैट इज प्लॉटेड लाइक दिस. सो सॉरी अबाउट दिस थिंग. ठीक है, आपका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है. दिस इज द ग्राफ. ठीक है, एंड हियर वी हैव द रेजोनेंस. दिस इज वेयर वी आर हैविंग आवर रेजोनेंस. ठीक है, दिस इज वेयर वी हैविंग आवर रेजोनेंस. ठीक है, मैं यहां मेंशन कर देता हूं. दिस इज योर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. Here we have your resonance, here we have nu, and here we have the value of I naught. Here we have your y-axis and here we have your x-axis. ठीक है, क्लियर होगी बात. अब आपको यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना है that these parallel resonant circuit, always remember that thing, that these parallel resonant circuits, these are used, ये कहाँ पे use होते हैं? These are used in transmitting circuit. Number one, these are used in your transmitting circuits में इसको use किया जाता है. ठीक है, किस तरह से यूज किया जाता है कि द मोमेंट योर फ्रीक्वेंसी रीच द मैक्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, करंट के फ्लो को रोक देगा. यानी कि सिर्फ उस करंट के फ्लो को रोकेगा तो क्या करेगा, यानी कि इट विल ब्लॉक द करंट्स corresponding to a particular resonant frequency and it will allow all the other currents to pass through it. ठीक है, यानी कि यहाँ पे काम करेगा एज फिल्टर सर्किट्स की तरह काम करेगा. इट विल एक्ट एज योर फिल्टर सर्किट्स. बाय फिल्टर सर्किट्स मींस इट विल अलाउ, क्या करेगा, अलाउस all frequencies to pass, all frequencies to pass except for resonant frequency, except for resonance frequency. ठीक है, इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है, और जब सीरीज सर्किट्स होते हैं वहां वो काम करते हैं, किसमें काम करते हैं, दे वर्क एज एक्सेप्टर सर्किट्स. यहाँ पे मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूँ, जस्ट मेंशन दिस थिंग दैट दिस सीरीज रेजोनेंस सर्किट्स जो होते हैं ये these are used in acceptor circuits. In acceptor circuits meaning it will accept only certain frequency and will reject all other frequencies. ठीक है, वो चीज आपके पास वहां पे हो जाती है. ठीक है, now let's just move on to the one of the most important topics of the alternating current, and the name of that topic is average power associated with resistance. Now we are at the one of the most important topic of this topic, this subject, that is the average power associated with resistance. With resistance or resistance का आप बोल सकते हैं, और non-inductive circuit, the circuits which do not contain an inductor or capacitor. ठीक है, these circuits are known as your non-inductive circuits. That means we are talking only about the circuits which contain the resistances. ठीक है, ये बात आपके लिए क्लियर होगी. सो फॉर दिस in the non-inductive circuits or circuit which contain resistances only, you should always remember that the power supplied to R over complete cycle is equal to EV IV. ठीक है, and always remember this thing that EV is equal to virtual value, and we have already discussed the virtual value of EMF, and IV is nothing but the virtual value of current. All those students who do not know the meaning of the virtual values of EMF and current, please refer to my previous lectures. वहां पे हमने इस चीज को डिस्कस किया हुआ है. ठीक है, ये बात आपके लिए क्लियर होगी. ठीक है, now let's just move on to the next topic. As I have already mentioned, these topics are very important. आप इन चीजों को skip नहीं कर सकते. You have to be very careful. ठीक है, now again let's just study the next topic, that is the average power associated with an inductor. Average power associated with an inductor.
So when we talk about the average power associated with an inductor, we are not going to deal with the derivation part. We will simply remember that the average power associated with an inductor over a complete cycle, inductor over a complete cycle is equal to zero. इस चीज का ध्यान रखिएगा, प्लीज रिमेंबर दिस रिजल्ट. ओवर अ कंप्लीट साइकिल में द एवरेज पावर जो होगी आपकी फॉर इंडक्टर इज इक्वल टू जीरो. पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए बिना सोचे समझे जीरो टिक करके आ जाइएगा. ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. फॉर अ कंप्लीट साइकिल द पावर एसोसिएटेड विद द इंडक्टर इज जीरो. ठीक है, एंड यहीं पे आपको एक चीज और समझनी है, द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज आल्सो जीरो. यहां पर समझना पड़ेगा द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एन कैपेसिटर ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज इक्वल टू जीरो. यानी कि दोनों ही केसेस में द पावर एसोसिएटेड विद द कैपेसिटर एंड इंडक्टर ओवर कंप्लीट साइकिल वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू जीरो. दीज आर द रिजल्ट्स व्हिच यू शुड ऑलवेज रिमेंबर. बट इन केस ऑफ अ रेजिस्टेंस द एवरेज पावर एसोसिएटेड विल बी इक्वल टू EV IV, where EV and IV are nothing but the average powers, EMRS values. क्लियर होगी बात आपके लिए? ठीक है, एंड ये तो हो गया इंडिविजुअल सर्किट्स के लिए. नाउ हियर फ्रॉम हियर वी कैन रिमेंबर वन मोर रिजल्ट, वी कैन ड्रॉ वन मोर रिजल्ट, दैट इज द एवरेज पावर इन RLC circuit or for an inductive circuit. तो यानी कि by inductive circuit we mean a circuit that contains resistors, inductors and capacitors. For all those circuits the average power P will be equal to EV IV cos phi. उनके लिए पावर कितनी होती है, that is equal to EV IV cos phi, where IV can be written as EV into EV over Z of cos phi. And how we have already discussed how we can calculate the value of cos phi. This is something which we have already discussed how we can calculate the value of phi. तो वो चीज आप पहले ही डिस्कस करके आ चुके हो. ठीक है, एंड इसमें हम phi की वैल्यू को वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. वी कैन सिंपली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ phi cos phi इन अ सिंपलर वे. कैसे कर सकते हैं आपको यहाँ पे समझते हैं. ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट cos phi. ठीक है, cos phi को कैलकुलेट किस तरह से किया जाता है, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos phi फ्रॉम द इम्पीडेंस ट्रायंगल. कहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यूज फ्रॉम इम्पीडेंस ट्रायंगल. अब देखिए किस तरह से, फ्रॉम इम्पीडेंस ट्रायंगल. उसको हम इम्पीडेंस ट्रायंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं. किस तरह से कर सकते हैं, लेट्स जस्ट सी. वी ऑलरेडी नो दैट द इम्पीडेंस ट्रायंगल इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. ठीक है, दिस इज phi, here we have R, here we have XL minus XC, and here we have Z. And we know that the cos phi represents the value of base over hypotenuse. We know that cos phi will be equal to base over hypotenuse. ठीक है, this implies that cos phi will be equal to R over Z. This is something which you already know. Cos phi will be equal to R over Z. Please remember this result. ठीक है, अब देखिए किस तरह से वैल्यूज को कैलकुलेट किया जाता है. हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ cos phi फॉर एन इंडक्टिव सर्किट. किस तरह से किया जाता है, सी नंबर वन, फॉर RL circuit we know that it does not contain the capacitor, so we can neglect the value of XC. तो cos phi will be equal to R over Z, meaning that will be equal to R over under root of R square plus, that will be equal to R square plus XL square. Similarly, for RC circuit, when we are talking about the RC circuit, again cos phi will be equal to R over Z, which will be equal to R over under root of R square plus XC whole square. Again ये चीज हमारे पास क्लियर होगी. For LC circuit which contains inductor and capacitor but does not contain, तो उसमें हमें पता है for that case cos phi will be equal to R over Z, but in this case since there is no R, and the value of Z will be equal to cos phi will be equal to R over XL minus XC. ठीक है, Z is equal to XL minus XC. This implies that cos phi will be equal to 90 degree, because this result will be equal to 0 because R is equal to 0. R की वैल्यू है ही नहीं. So this is a very important result, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है.
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 0। cos 90 कितना होता है 0, cos phi इज इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात। एंड फॉर RLC सर्किट, फॉर RLC सर्किट again cos phi will be equal to R over Z implies cos phi will be equal to R over under root of R square plus XL minus XC whole square। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ठीक है, एंड फॉर एंटायर सर्किट्स, यहां पे याद रखिएगा, फॉर ऑल सर्किट्स IV is equal to EV over Z। ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। These results are very crucial for you, otherwise you won't be able to remember this thing। आपको रट्टा मारना पड़ता है, and I don't want you to cram all these things। That is the why I have taught you every concept in great detail, how you can calculate the value of cos phi। Again, repeating myself, since in RC circuit there is no inductor, and we know that from this impedance triangle cos phi is equal to R over Z। In RC circuit, since there is no inductor, we can ignore the value of किसकी वैल्यू की, we can ignore the value of XL। so यहां से आप उस तरह से चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे आपको यहां रखना है Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, एंड दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos phi cos Z। वो चीजें आपके लिए वहां से इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब आ जाते हो आप द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर। ठीक है, नाउ वी गोना अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर। ठीक है, तो पावर फैक्टर को दिखा हम बात करें, द पावर फैक्टर फॉर एन एसी सर्किट, द पावर फैक्टर फॉर एन एसी सर्किट, द पावर फैक्टर फॉर एन एसी सर्किट is defined as the ratio of, it is defined as a ratio of true power to apparent power। okay, this is something apparent power of the circuit। this result is very important, this definition is very important, तो आप इसको skip नहीं कर सकते। power factor is defined as the ratio of true factor to apparent power, true power to the apparent power। ठीक है, चीज क्लियर हो गई। तो इसको किस तरह से लिखा जा सकता है, बिकॉज वी नो दैट P इज इक्वल टू EV IV cos phi। we know that EV is equal to P is equal to EV IV cos phi। this power EV IV is known as your apparent power, this is your apparent power, while P is equal to true power। so this cos phi, this becomes your power factor, this becomes your power factor। ये क्या बन जाता है आपका पावर फैक्टर बन जाता है। this implies cos phi is equal to power factor is equal to P over EV IV। ठीक है, and as we have already discussed this thing that cos phi is equal to R over Z, cos phi is equal to R over Z, और cos phi is equal to R over Z, ये चीज भी हमने यहाँ पे डिस्कस की है, we already discussed this thing। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट, बाकी चीजें तो यहाँ से सेम है, हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos phi, अदर वैल्यूज आर सेम। यहाँ पे बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वन इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, बिकॉज दिस रिजल्ट इज यूनिक इन इट्स वे, दिस रिजल्ट इज बिट यूनिक। क्यों है ये यूनिक ये रिजल्ट, देखिए, फॉर नॉन इंडक्टिव सर्किट, फॉर नॉन इंडक्टिव circuit, for a non-inductive circuit, XL is equal to XC, therefore Z is equal to R। this implies cos phi is equal to R over Z, which is equal to 1, because Z is equal to R for non-inductive circuit। this is the maximum value of power factor, this is nothing but the maximum value of power factor। so in an examination he can ask you, the NTA can ask you in which of the following circumstances the power factor will be maximum। तो आपको ध्यान रखना है, the power factor will be maximum for non-inductive circuits when XL is equal to XC, that is when the value of impedance is equal to R, which means that at that value where only resistance is functioning, तो वो वैल्यू को आप बोलते हो पावर फैक्टर बोल देते हो, and that power factor is maximum when Z is equal to R।
ठीक है, यहाँ पे अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट और चला जाता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट, ठीक है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉटलेस करंट? तो वॉटलेस करंट का बेसिक मतलब यही होता है, द करंट which consumes the current which consumes no power for its maintenance in the circuit is called whattless current, is known as your whattless current. I'm repeating myself. वो करंट जिसकी मेंटेनेंस के लिए कोई पावर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दैट करंट इज नोन एज योर वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट की अगर हम बात करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, वी आर नॉट गोना गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस सर्किट। हम यहाँ पे इसको सिंपली एक डायग्राम्स के थ्रू समझ लेंगे। किस तरह से समझेंगे? लेट्स जस्ट से दिस इज अ एक डायग्राम आपके पास, हम इसको डील कर रहे हैं। हियर वी हैव एक्स एक्सिस एंड हियर वी हैव योर, sorry about this thing, here we have a y axis, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। एंड वी आर डीलिंग इन अ सर्किट वेयर EV is leading IV by a phase angle of phi, meaning that if here we have IV, here we have our IV, ठीक है, and here we have EV, and EV is leading IV by angle of cos phi, by angle of phi. So हम क्या कर सकते हैं? We can resolve IB. तो जब हम IB को रिजॉल्व करते हैं, we can find that this is where we have IB sin phi and here we have IB cos phi, ठीक है। Assuming EV leads IB by phi, ठीक है। तो यहां से आपको एक बात समझ में आने की, if we try to study the value, if we try to calculate the values of power, so if we calculate PAV is equal to EV IV cos phi, but P dash AV will be equal to EV IV sin phi cos phi, meaning what is the angle between, basically we are trying to calculate is what is the angle between EV and IV sin phi. The angle is 90 degree, this angle is 90 degree, and since this angle is 90 degree, तो P dash AV will be equal to 0. यहाँ पे अगर हम इसको देखें PV IV sin phi cos phi, I'm so sorry, इसको अगर हम यहाँ पे देखें PV IV cos phi cos 0 होगा यहाँ पे, तो cos 0 is 1, तो EV IV cos phi, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इस तरह से इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, दिस इज द रीजन व्हाई P dash AV is equal to 0 and this is known as your whattless current because it does not require any power for its maintenance. So that is the reason why EV IV cos phi, this value, this is the reason why this value is known as your whattless current. इसको क्या बोलते हो? इसीलिए आप क्या बोलते हो? दिस इज नोन एज योर whattless current, ठीक है, बिकॉज नो पावर इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स मेंटेनेंस, ठीक है। With this we come to the second last topic of your this chapter, that is the topic of transformer, that is the topic of transformers, ठीक है। we are coming to the topic of transformer, ठीक है। now before we start with the topic of transformer, let's just try to understand what is the meaning of transformer. The transformer is nothing but this is an electrical device, this is an electrical, transformer is an electrical device which is used to convert, which is used to change, which is used to change the AC voltages,
AC voltages. Again I'm repeating myself, it is a device which is used to change the AC voltage. ये कुछ rectification का काम नहीं करता, it is simply a device which is used to change the AC voltages. These are something which you should always remember because in an examination question can be asked from here. Okay, now since I have already told you that is transformer is nothing but an electrical device which can convert the or which can change the AC voltages, तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा that you have two types of transformers. One is step up transformer and other one is step down transformer, and other one is step down transformer. These are the two types of transformers which you have which we deal with which we deal. These are step one transformer and there is a step down transformer. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग कि ट्रांसफॉर्मर्स के लिए हम किस तरह के मटेरियल्स को यूज करते हैं. व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर दिस ट्रांसफॉर्मर्स. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है. दिस समथिंग व्हिच यू शुड नो. ठीक है, तो one is step up transformer, one is step down transformer. So remember, step up transformer is used to increase the AC voltage. This transformer is used to increase AC voltage, while step down transformer is used to decrease AC voltage. I hope ये बात आपके लिए क्लियर होगी. One is used to increase AC voltage, but other is used to decrease the AC voltage. But यहाँ पे ना करंट का भी रोल होता है. करंट ऑल्सो डिसाइड्स कि आपका ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप होगा स्टेप डाउन होगा किस तरह से काम करेगा. बट ऑन एन होल इन वाइडर पिक्चर आपको ये समझना है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बेसिकली इंक्रीजेस द वोल्टेज, व्हाइल स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, अपने वोल्टेज को डिक्रीज करता है. ठीक है, नाउ वी आर नॉट गोना डील विद द डेरिवेशन पार्ट ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर्स. हम यहाँ पे सिंपली इसके रिजल्ट्स को लिखेंगे एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट्स के रिजल्ट्स क्या बोलना चाहते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा फॉर ट्रांसफॉर्मर. आई होप आप इसमें इसकी बेसिक फंक्शनिंग को आप पढ़ लेंगे. इसमें दो तरह की कॉइल्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स. मैं आपको बता देता हूँ आपके पास किस तरह से फंक्शनिंग होती है. जैसे हियर वी हैव अ कोर. इसके पास क्या होता है, कोर होता है, एक प्राइमरी कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल होती है. ठीक है, इसको समझने के लिए लेट्स जस्ट से हियर वी हैव योर एसी इनपुट, किस तरह से काम करता है. ठीक है, सो हियर वी हैव योर प्राइमरी कॉइल एंड हियर वी हैव and is this side we have a secondary coil. Here we have a secondary coil. ठीक है, and here we will calculate the output. This is our resistance R. Here we have the output. Here we will calculate the output. ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपके लिए. और ये आपकी कॉइल्स हैं. ठीक है, इस तरह से आपका ट्रांसफॉर्मर आपका बना हुआ है. ठीक है, here we have primary and here we have secondary coil. Okay, these are something which are clear to you. आप इस सर्किट को अगर हम बहुत ध्यान से देखें, when we calculate the values and we solve for the relation, we know that we get a relation where E secondary, EMF across secondary coil is equal to EP into NS over NP. ठीक है, और we can write that ES over EP is equal to NS over NP. ठीक है, this is a relation which you should know. ठीक है, ये है relation for your ट्रांसफॉर्मर. दिस इज हाउ द ट्रांसफॉर्मर फंक्शंस. अब यहाँ पे एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुल. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, यू शुड रिमेंबर दिस थिंग. नाउ since we know that for secondary transformer for step up transformer we know that step up transformer, what does the step up transformer do? Step up transformer increases the AC voltage. Now for this for a secondary transformer increases the AC, step up transformer increases the voltage. ये बात हमें पता है. Therefore यहाँ से आप एक रिजल्ट निकाल सकते हो. You can calculate a result. If NS is greater than NP, only then ES will be less than EP. And when NS is greater than NP, ये मैंने गलत लिख दिया. I'm sorry about this thing. Let me just rectify my mistake. इसको एक बार फिर से देखते हैं ना. From here we can calculate, find that if NS is greater than NP, in that case ES will be greater than EP and we will be having a step up transformer. Step up transformer. So what does this mean?
for a transformer to function as a step-up transformer, the number of turns in the secondary coil, ns represents the number of turns, the number of turns in secondary coil should be greater than primary coils. ये चीज आपको पता लगी secondary, और यहाँ पे एक चीज और पता लगी, if ns is less than np, in that case es will be less than ep, this will be have step down transformer. This implies that for a step down transformer the number of turns in secondary coils are less than the number of turns in primary coils. ठीक है, ये चीज भी आपको समझ में आ जानी चाहिए यहाँ पे. ठीक है, अगेन मैं यहां लिख देता हूं ns represents the number of turns in secondary coil. ठीक है, and np represents the number of turns in प्राइमरी कॉइल. पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, पेपर में ही कैन आस्क यू अंडर व्हिच कंडीशन द ट्रांसफॉर्मर विल फंक्शन एज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. तो हमें यहां से पता लग रहा है फॉर अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर एनएस इज ग्रेटर देन एनपी. ये चीज हमारे पास पहली कंडीशन हमारे पास ये निकल जाती है. ठीक है, सेकेंडली वी कैन कैलकुलेट, वी कैन फाइंड अनदर रिजल्ट. यहां से हम एक रिजल्ट और निकाल सकते हैं फर्स्ट दिस ट्रांसफॉर्मर दैट आई एस ओवर आई पी विल बी इक्वल टू एन पी ओवर एन एस. IS over IP is equal to NP over NS. ये रिजल्ट भी आपके पास आ गया. ठीक है, यहां से आपको ये चीज भी क्लियर हो जाती है. ठीक है, यहां से वी कैन फाइंड वन मोर थिंग. ठीक है, दैट इज here we can calculate one more thing, and please remember this thing that NS over NP, NS over NP, this value represents your transformation ratio. Transformation ratio. ठीक है, now we know that for secondary transformers, so for the step up transformer, NS is greater than NP. NS is greater than NP. So for step up transformer, we must remember that. ठीक है, आपको यहां पे एक चीज और समझनी पड़ेगी. ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर में आपको चीज समझनी पड़ेगी. वो क्या चीज आपको यहां पे समझनी पड़ेगी, दैट इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. ठीक है, आपको यहां पे समझना पड़ेगा फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, यहीं पे लिख देता हूं, फॉर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर IP is greater than IS, and for step down transformer IS is greater than IP. ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखने. तो बेसिकली बात क्या हुई, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो है वो क्या कन्वर्ट करेगा, हाई वोल्टेज, सॉरी स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, लो वोल्टेज एट हाई करंट को चेंज कर देगा इनटू लो वोल्टेज, सॉरी लो करंट एट हाई वोल्टेज पे. ठीक है, तो आपको यहाँ पे इन चीजों का ध्यान रखना है. दीज आर समथिंग बेसिक रिजल्ट्स व्हिच यू शुड रिमेंबर रिगार्डिंग द ट्रांसफॉर्मर्स. ठीक है, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एफिशिएंसी, so efficiency of transformer is given as ESIS over EP/IP. ठीक है, you should always remember these results regarding the transformers. ठीक है, ये results आपको पता होनी चाहिए. And for transformer always remember that EP/IP will be equal to ESIS. These results hold for transformers. तो आपको ये results भी यहाँ पे पता होनी चाहिए. Only then you will be able to solve the questions relating to the transformers. Otherwise आपको दिक्कत हो जाएगी, आप नहीं कर पाएंगे. ठीक है, एंड यहाँ पे अगर इन केस ऑफ ट्रांसफार्मर से ऑलवेज रिमेंबर दैट R equivalent resistance is equal to NP over NS whole square of capital R, whereas R is the resistance of the circuit. ठीक है, इस चीज को भी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है. ठीक है, आई होप इतनी सी बात आपके लिए क्लियर होगी. ठीक है, with this we are gonna come to the last topic of today's lecture of this chapter, that is the AC generator. That is the topic of AC generator. Now see,
टॉपिक ऑफ एसी जनरेटर इन इटसेल्फ इज अ वेरी इजी टॉपिक. तो हम क्या करेंगे, वी विल नॉट बी डीलिंग विद द थ्योरी पार्ट. मैं आपको जिन लोगों को दिक्कत है थ्योरी पार्ट के लिए, मैं आपके लिए क्या कर दूंगा यहाँ पे, थ्योरी पार्ट के लिए मैं आपके लिए यहाँ पे आई विल पेस्ट दिस फोटोग्राफ्स फॉर यू. ठीक है, तो आपको यहाँ पे इन चीज़ों का ध्यान रखना है फॉर थ्योरी पोर्शन. मैं आपके लिए यहाँ पे फोटोज लगा देता हूँ. जिसको दिक्कत होगी वो यहाँ से इनको कैलकुलेट कर सकता है. चलिए, फोटोज की जरूरत नहीं है, आप अपनी बुक से इसको निकाल सकते हैं. यू डोंट हैव वरी अबाउट द फोटोग्राफ्स. ये चीजें आप अपनी बुक से निकाल सकते हैं. एसी जनरेटर के केस में आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, थ्योरी पोर्शन अब अपने आप कर लीजिएगा. थ्योरी पोर्शन इज नॉट एन इंपॉर्टेंट. एसी जनरेटर के केस में मैं आपको सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूँ, समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसी जनरेटर. दैट इज, for AC generator, always remember that EMF produced, EMF E will be equal to NAB omega sin omega t. This is a relationship which is followed for AC generator. Please refer to the working in your book. तो E max की वैल्यू क्या होगी, E max will be equal to E naught will be equal to NAB omega. ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, एंड I is equal to E over R, which is equal to E naught over R sin omega t, which is equal to I naught sin omega t. These are the results जो इसके लिए आपको समझ आनी चाहिए. सेकेंडली, यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए फॉर एसी जनरेटर. आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, दैट इज, मैं यहाँ लिख देता हूँ एसी जनरेटर के लिए जो चीज आपको पता होनी चाहिए वो चीज ये है. फॉर एसी जनरेटर आपके पास दो तरह के एसी जनरेटर होते हैं. दैट इज, वन इज टू फेज, वन इज थ्री फेज, and other is polyphase generators हो जाते हैं. टू फेज जनरेटर्स वो होते हैं, वो क्या करेंगे, इन विच जो आपके टू जो क्वाइल्स होती हैं, आर्मेचर क्वाइल्स होती हैं, दे आर एट 90 डिग्री. उनके बीच में एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन करंट, इसको ऐसे समझ लेते हैं, when not current but when 90 डिग्री होता है. इसका मतलब क्या हुआ, when EMF in one is maximum, it is minimum in other, minimum in other. Similarly, थ्री फेजेस में आपके पास थ्री आर्मेचर कॉइल्स होती है, each inclined at an angle of 60 degree. ठीक है, एंड द ऑल्टरनेटिंग EMFs जो होते हैं यहाँ पे, ऑल्टरनेटिंग EMF जनरेटेड differ by 60 degree, differ by 60 degree. and the polyphase generator is nothing but the नंबर ऑफ सेपरेट कॉइल्स होती है. तो इसमें ऐसा कुछ रिलेशन आपके लिए नहीं होता है. इसके लिए आप बाकी इसकी थ्योरी बेसिक पढ़ लीजिएगा. दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज आपके यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं, और दिस इज समथिंग विच इज वेरी सफिशिएंट फॉर एसी जनरेटर. इसमें आपसे थ्योरी को प्लीज रेफर टू थ्योरी इन योर बुक्स. यहाँ लिख देता हूँ, रेफर टू थ्योरी इन योर रेफरेंस बुक, रेफरेंस बुक, बिकॉज द क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द थ्योरेटिकल पोर्शन कि किस तरह से एसी जनरेटर काम करता है, वो आप वहां से कर लीजिएगा. ठीक है, सो विद दिस आपका आज का टॉपिक खत्म हो जाता है. वी आर डन विद एसी ऑल्टरनेटिंग करंट्स. फ्रॉम टुमारो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, एंड day after tomorrow we will be moving to the modern physics. Optics को हम लास्ट में कवर करेंगे. modern physics will be done in this week only, और next week आपके सिर्फ optics है, and I hope by 30th of Jan आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा. ठीक है, विद दैट नोट हम आज का लेक्चर आज खत्म करते हैं. आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा. इफ यू फाइंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड कुछ भी इश्यूज होंगे, प्लीज राइट देम इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स. ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच. आई होप you are doing well, and thank you so much. Goodbye, take care, and bye bye. Best of luck.